मोदी सरकार पर अब सहयोगियों का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दबाव इतना बढ़ रहा है कि मोदी सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो उसने पहले कभी नहीं लिए। विपक्ष तो बार बार ये बात दोहराता है कि मोदी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, ये सरकार लंगड़ी सरकार है। जैसे ही सहयोगियों ने अपने हाथ पीछे खींचे वैसे ही ये सरकार गिर जाएगी और यही डर मोदी सरकार को लग रहा है। इसी का फायदा सहयोगी लगातार उठा भी रहे हैं और इन सब के बीच में अब मोदी सरकार की मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको सहयोगियों के इशारों पर चलना पड़ रहा है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर मोदी सरकार इतनी मजबूर क्यों हो गई है, क्या वजह है कि मोदी सरकार को सहयोगियों के आगे इतना झुकना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल इस तरह की खबरों ने या कहें इस तरह के दावों ने जोर तब पकड़ लिया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीडीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पुस्सापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। इसके अलावा दो और नियुक्तियां भी हुई हैं, जिसमें प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। अब इन तीनों नामों में से दो तो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है और इस पर कोई चर्चा हो भी नहीं रही है। लेकिन इस नियुक्ति में जो एक और नाम है गजपति राजू का, वो चर्चाओं में जरूर है और इसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि आखिर माजरा क्या है। और इस चर्चा का जो कारण है वो ये कि राजू बीजेपी के नहीं है बल्कि उसकी सहयोगी दल टीडीपी से हैं और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी गैर बीजेपी नेता को, जो कि एनडीए में शामिल एक सहयोगी दल का नेता है, उसे राज्यपाल बनाया गया है। भले ही राजू को एक छोटे राज्य गोवा की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनकी नियुक्ति से सवाल तो कई खड़े हो गए हैं कि क्या पहली बार अब मोदी सरकार पर जो सहयोगी दलों का दबाव है वो साफ साफ दिखने लगा है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि केंद्र के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी को मिलता है तो वो टीडीपी को मिलता है, जबकि बजट पेश करते समय बिहार की योजनाओं का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है। इन दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो सबसे बड़े सहयोगी हैं, लेकिन सीएम दोनों ही राज्यों में बीजेपी का नहीं है बल्कि सहयोगी दलों का है। एक जगह टीडीपी का यानी आंध्र प्रदेश में टीडीपी का, तो बिहार में जेडीयू का सीएम है। और अब राज्यपाल के रूप में सहयोगी दल के नेता का चुनाव जितना चौंकाने वाला है, उतना ही ये मोदी सरकार की मजबूरियों को भी अब बता रहा है। बता दें कि राजू ने मार्च 2018 में केंद्रीय मंत्री के रूप में अपना पद छोड़ दिया था, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के विरोध में गठबंधन से बाहर चले गए थे। यानी पहले भी इन दोनों का गठबंधन था, लेकिन सरकार की तरफ से चंद्रबाबू नायडू की मांग पूरी नहीं की गई थी, उसमें नांगनुकुर किया गया था, तो चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से दूरी बना ली थी और गठबंधन से बाहर हो गए थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब एक बार फिर नायडू ने ऐसा ही कोई दबाव बनाया था? और क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि अगर टीडीपी की शर्त नहीं मानी तो टीडीपी गठबंधन तोड़ने में देरी नहीं लगाएगी। वैसे नायडू ने अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो छोड़ दी है, लेकिन आर्थिक पैकेज को लेकर वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं और इसी दबाव का नतीजा है कि आंध्र प्रदेश के हिस्से लगातार केंद्रीय योजनाएं आ रही हैं। अब इस दबाव का जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है वो लोकसभा में टीडीपी की ताकत को भी माना जा रहा है। एनडीए में बीजेपी के बाद कोई अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो वो टीडीपी ही है। टीडीपी दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि उसके पास लोकसभा में 16 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 240 सीट हैं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि एनडीए के पास 293 सीटें हैं। अगर टीडीपी की 16 सीट कम कर दी जाए तो ये संख्या 277 रह जाती है, यानी बहुमत के बेहद करीब। ऐसे में फिर नीतीश कुमार हो या फिर एकनाथ शिंदे, कोई भी एनडीए छोड़े तो सरकार के पास बहुमत ही नहीं रहेगा और इसी के चलते मोदी सरकार नीतीश और नायडू के दबाव में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है और ज्यादा नायडू के दबाव में दिख रही है। ये भी कह सकते हैं कि टीडीपी और जेडीयू मोदी सरकार के दो सबसे अहम पिलर हैं। ऐसे में सरकार जब भी कोई काम करेगी तो इनका साथ होना और इनको साथ लेकर चलना उसके लिए जरूरी हो जाता है। उसमें भी टीडीपी को तो नाराज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मोदी सरकार की ओर से शायद ये पहली बार हुआ है जब एनडीए के घटक दल के नेताओं को राज्यपाल की नियुक्ति में शामिल किया गया है।
गजपति राजू की नियुक्ति से सरकार अपने सहयोगियों को यह संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि वो अपने घटक दलों के साथ खड़ी है, कहीं भी उनको छोड़ नहीं रही है और सभी को बराबर का सम्मान मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बाद राज्य की सियासत क्या होगी कोई नहीं जानता, लेकिन जेडीयू की ओर से अभी तक किसी भी नेता को राज्यपाल नहीं बनाया गया है। गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त करके सरकार ने अपने सहयोगियों को ये संदेश भी देने का काम किया है कि केंद्र में किसी की भी अनदेखी नहीं हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब से 2024 में एनडीए की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को लगातार साधा जा रहा है, लेकिन अब इतनी मेहरबानी टीडीपी पर ही क्यों दिखाई गई है? तो आप जानते हैं कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सरकार एसआईआर से लेकर वक्फ कानून जैसे तमाम मुद्दों पर घिरी हुई और विपक्ष अभी से ही तैयारी में जुट गया है कि वो संसद में किन किन मुद्दों को उठाएगा और सरकार को सवालों में घेरेगा। यही नहीं, एक देश एक चुनाव पर भी सरकार को सहयोगियों की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा भी अभी फंसा हुआ है। इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार के निशाने पर इस समय सिर्फ और सिर्फ बिहार का सीएम पद है और इसे लेकर नीतीश कुमार खुद ही बीजेपी के दबाव में हैं, क्योंकि बिहार विधानसभाओं में उन्हें बीजेपी की जरूरत है, लेकिन टीडीपी को किसी तरह की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए टीडीपी समय समय पर आंख दिखाती रहती है बीजेपी, और क्योंकि टीडीपी एनडीए में सबसे बड़ी सहयोगी है, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, ऐसे में उसकी जरूरत भी बीजेपी को सबसे ज्यादा है। इसलिए बीजेपी उसके नखरे उठाती रहती है। सबसे ज्यादा और बड़े बड़े पैकेज किसी को अगर दिए जाते हैं तो वो है आंध्र प्रदेश। टीडीपी हर कुछ महीने में एक लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ दिल्ली पहुंच जाती है और उनकी मांग पूरी करना बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन इस बार तो सीधा राज्यपाल का पद ही दे दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। वैसे एक बात यह भी कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से टीडीपी से राज्यसभा चुनाव के लिए डील की जा रही है। अगले साल राज्यसभा की 75 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से 4 सीट आंध्र प्रदेश की हैं और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में जो दलगत स्थिति है उसमें सबसे साफ ये है कि ये चारों ही सीटें टीडीपी के हिस्से में जाएंगी। बीजेपी इन चारों में से एक सीट हासिल करने की कोशिश में अब जुटी हुई है और इसी के चलते उसने पहले ही नायडू की सिफारिश में उनकी पार्टी के नेता को राज्यपाल बना दिया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि टीडीपी के बाद क्या अब शिवसेना और जेडीयू के नेताओं को भी राज्यपाल का पद मिलेगा? और इसका जवाब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही सामने आ पाएगा। अगर नीतीश कुमार की ताकत विधानसभा में बढ़ जाती है तो फिर जेडीयू के किसी भी नेता को राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार में एनडीए अगर हार जाता है या बीजेपी बिना नीतीश कुमार के अपना सीएम बनाने में कामयाब हो जाती है, यानी कि जीत हासिल हो जाती है बीजेपी को, तो फिर जेडीयू को राज्यपाल मिलना तो दूर, नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करे और उसके लिए सबसे पहले वो 12 सांसद अपने साथ लाना चाहती है, जिनके सहारे से केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।